दोस्तों, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का गांधी एरा का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ और फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने काफी अप्रिशिएट करा और मुझे अच्छा लगा। और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं, मैंने लिंक शेयर कर दिया वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं रॉलेट एक्ट के थ्रू। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था 1915, उसी को रॉलेट एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या था, 1914 से लेकर 1918 तक जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे जो हमारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था उसका टेन्यूर उस टाइम पे खत्म हो रहा था। तो ब्रिटिश ने क्या करा, उसको एक्सटेंड करके रॉलेट एक्ट बना दिया। ठीक है, और ये क्या था, इसमें दे हैव द पावर टू सर्च अ प्लेस विदाउट एनी वारंट, बिना किसी वारंट को तलाशी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जहां पे भी इनकलाब जिंदाबाद के पोस्टर्स वगैरह दिखेंगे तो उनको बिना किसी कार्रवाई के सीधा 2 साल के लिए अधिकतम जेल में डाल सकते हैं। दूसरी चीज कि जिन इंसान को, जो विक्टिम है, जो एक्यूज्ड है, उसको ये भी नहीं पता किया जा सकता है कि किसने उनकी कंप्लेन करी। ठीक है, और 3 जजों की एक कमेटी बनाई जाती थी और तुरंत फैसला किया जाता था और सबके आधार पर भी किसी को जेल में डाल दिया जाता। तो ये बहुत ही ब्रूटली एक्ट पास किया गया था और पूरे देश में इसका विद्रोह हुआ। गांधी जी काफी दुखी थे और इसलिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट चला दिया था और सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। तभी सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन 2 लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था और जिसके आक्रोश में एक जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है, वहां पे लोग इकट्ठा हुए इसके अगेंस्ट में। आखिर ऐसा क्यों किया अंग्रेजों ने? 13 अप्रैल 1919 को। तो उस टाइम पे क्या था कि जनरल डायर आए हुए थे और करीबन हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे। बैसाखी का एक पर्व था और बहुत शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था। तभी जनरल डायर ने क्या करा, वहां पे जो गेट था ना, एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट था, वो भी करीबन 4-5 फीट का होगा, और वहां पे उन्होंने तोप लगा दिया था। और करीबन आप ये समझिए कि 20 मिनट तक करीबन 1,500 राइफल, राउंड की राइफल को फायर करने का आदेश दे दिया गया था। 20 मिनट तक, मतलब हजारों की संख्या में लोग वहां पे शहीद हो गए थे। और जनरल डायर और जो लोग भागने की सोच रहे थे, छिपने की सोच रहे थे, वहां पे कुआं था और लोग वहां कूद गए। लेकिन क्या हुआ कि एक के ऊपर लोग आने की वजह से इतनी ज्यादा वहां पे मौतें हो गई जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और जनरल डायर ऐसे मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। तो इतना बड़ा वहां पे एक विद्रोही कांड हो गया था। और वहां पे एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था उधम सिंह। वो उस टाइम 19 वर्ष के थे, 20 वर्ष के आसपास थे। तो वो वहां पे क्या कर रहे थे, लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे, लेकिन वो उस चीज में बच गए थे, उनकी कोई हानि नहीं हुई थी। तो उन्होंने वहां संकल्प लिया। उनकी उम्र मात्र 19-20 साल थी और उनका लक्ष्य एक ही था कि मुझे जनरल डायर की मृत्यु करनी, हत्या करना उसका। तो इसलिए वो लंदन गए, वहां पे उन्होंने कारपेंटरी का काम सीखा, करा, पैसे इकट्ठा करे और 6 गोली वाली बंदूक खरीदी। और उनके पास अनेक अवसर आए कि वो जनरल डायर को मार सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि जिस प्रकार सभा में इन्होंने हमारे भारत देश के लोगों को मारा है, मैं भी उसी मीटिंग में ही ऐसा करूंगा। तो एक मीटिंग था जहां पे जनरल डायर को सम्मानित किया जा रहा था। तो वहां पे वो गए और सभा के सामने ही उन्होंने उनको गोली मार दी और अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो ये हुआ था 1940 में। ठीक है, तो ये था उधम सिंह की बात। उसके बाद उनको फांसी की सजा हो गई, वो शहीद हो गए। अब बात करते हैं 1920। अब यहां से शुरू होता है खिलाफत मूवमेंट। तो ये खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ, पहले आप ये समझिए कि जो हमारा वर्ल्ड वॉर था ना, वो 2 देशों में बट गया था, 2 अलग अलग पावर्स में। एक था अलाइड पावर, एक था सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में क्या थे, इंग्लैंड हो गए, जापान, फ्रांस, ठीक है, और सेंट्रल पावर में जर्मनी, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, ये सारी चीजें आ गई थी। तो यहाँ पे अलाइड पावर की जीत हुई थी और इस जीत के साथ उन्होंने क्या करना शुरू करा कि सभी देशों को, खासकर जर्मनी को, ट्रीटी साइन करा दे ताकि अपने कब्जे में ले लिया जाए। अब बात आती है ऑटोमन एम्पायर की। ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर क्या, उसके अंदर 3-4 देश आते हैं, जैसे टर्की हो गया, कजाकिस्तान हो गया, इराक हो गया, ठीक है, इजिप्ट हो गया। तो जो उनके लीडर होते थे, उन्हें कैलिफ कहते हैं या खलीफा कहते हैं। ठीक है, अब वहां बारी आती है, उनको भी टर्की साइन करना था, ट्रीटी ऑफ सर्विस करना था, लेकिन उन्होंने मना करा। जो खलीफा थे ना, वो
प्रॉफिट मोहम्मद के एक धर्मगुरु माने जाते थे, मतलब उनके अनुयायी माने जाते थे। और मुस्लिम वर्ग के लोग काफी रिस्पेक्ट करते थे, और हर पूरी विश्व के मुस्लिम लोग। तो भारत में भी इसका आक्रोश देखने को मिला। दो भाई थे यहाँ पे, एक थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दो भाई थे, और इन्होंने गांधी जी को अपने पास लिया और इनको ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया, महात्मा गांधी। अब प्रोटेस्ट चला, लेकिन बकायदा ब्रिटिश के द्वारा जो कैलिफ थे उन्होंने ट्रीटी ऑफ सर्विस साइन करी और उनके पक्ष में चला गया। अब उनके पास सिर्फ टर्की था, ऑटोमन एम्पायर की जो देशें थी अब वो कंप्लीट हो गई, सिर्फ टर्की उनके हाथ में था, कैलिफ के हाथ में। तो अब गांधी जी ने देखा कि यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ से एक दूसरे आंदोलन की शुरुआत कर दें, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन की शुरुआत कर दें, ताकि इसी समय हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्थापना कर दी 1920 को। 1920 खिलाफत भी हुआ था और 1920 नॉन कोऑपरेशन भी हुआ था, जिसमें क्या किया था कि जितने भी फॉरेन गुड्स थे, ब्रिटिश गुड्स थे, हर चीजों का बहिष्कार किया गया, बॉयकॉट किया गया, ताकि स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो। और यहाँ पे अवार्ड वापसी, ये भी गैंग सक्रिय हो गए थे, मतलब बहुत सारे लीडर्स ने जो भी उनको अवार्ड मिला था सबने वापस कर दिया। जिसमें आप कह सकते हो रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, सर की उपाधि, उन्होंने उसको वापस कर दी। महात्मा गांधी को जो केसरी हिंद मिला था, जिस टाइम लॉर्ड हॉर्डिंगे थे, उन्होंने उनको दिया था, वो उन्होंने वापस कर दिया। तो ये चीजें चली। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत पीसफुल चल रहा था, उनका एक ही मतलब था कि शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो अब बात है 1922 की। इसी बीच क्या हुआ, चौरी चौरा जो गोरखपुर में है, 5 फरवरी 1922, वहां पे एक पुलिस वाले ने एक निहत्थे भारतीय को मार दिया था, तो जिससे काफी लोग आक्रोशित हो गए और उस पुलिस स्टेशन के चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए गुस्से में, और वहां पे कुछ पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी करी और फायर भी कर दिया, तो जिससे गुस्से में लोगों ने पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया और 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। और ये सुनकर, चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था, ये सुनकर गांधी जी बहुत आहत हुए कि हम बात करते हैं हिंसा की नहीं करनी है, लोग हिंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया 1922 में, और ये कंप्लीट समाप्त कर दिया। इसके बाद 1923 को स्वराज की स्थापना की गई। लेकिन आप ये समझिए कि स्वराज जो वर्ड था, ये सबसे पहले 1906 में कांग्रेस के सेशन में यूज किया गया, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण यहाँ से आता है टॉपिक 1924 का, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे गांधी जी एक ही बार बने, फर्स्ट एंड लास्ट, बेलगाम में, जो कि कर्नाटका में, ठीक है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे एनिमेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है ना, एक स्टोरी की तरह आपको कंप्लीट कराना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम का भी इशू रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी चीजें मेरे माइंड में है, मैं आपको कंप्लीटली उसको थॉरोली क्लियर करा दूं, ठीक है ना। तो आप अट्रैक्ट होकर समझिए चीजों को और अपने आप से इसको जोड़ने की कोशिश करें। साइमन कमीशन 1927 को आया था। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, 10 साल पहले जाना पड़ेगा 1919 को, जिसमें मॉन्टेगो कैल्मस्फोर्ड एक्ट आया था। उसमें क्या निश्चय लिया गया था कि अभी हम गवर्नमेंट में इंडियन ऑफिशियल्स को पार्टिसिपेट कराते हैं और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि हम इंडिया में भी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना कर सकें। तो इसको देखते हुए कि उन्होंने सोचा कि आने वाले 10 सालों में, आगे के जो 1929 होंगे, वहां पे हम एक कमेटी बनाएंगे और हम उस ग्रीवेंसेस को, रिफॉर्म्स को एनालाइज करेंगे कि हमने ये चीजों को कैसे डील करा। तो तभी जो जॉन साइमन थे वो इसके चेयरमैन थे। 1927 की बात है। तो वहां पे क्या देखा इंडियंस ने कि ब्रिटिश ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट ज्यादा है और डिस्क्रिमिनेशन है इंडियन के साथ, तो इन्होंने इनको बाइकआउट करा, साइमन कमीशन को। और एक जो स्लोगन था वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइमन गो बैक, ठीक है। तो ये चीजों को देखकर वहां पे नेहरू जी ने भी एक अपनी रिपोर्ट बनाई थी, नेहरू रिपोर्ट, जिसको अंग्रेजों ने कुछ भी मतलब दरकिनार कर दिया था। तो इसी बात को लेकर 1929 की बात है, जिसे पूर्ण स्वराज डे के रूप में भी देखा गया। रावी नदी के किनारे उन्होंने एक रिजोल्यूशन बनाया था, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि 26 जनवरी 1930 को आने वाले जितने भी साल होंगे हम उसको एक रिपब्लिक डे के रूप में मनाएंगे। इसलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। तो ये चीजें चल रही थी। अब क्या था कि अब बारी आती है हमारे सॉल्ट लॉ। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं डांडी मार्च। तो क्या था, ब्रिटिश ने सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगा रखा था,
इसे सॉल्ट टैक्स के रूप में जाना गया। तो गांधी जी इस बात को सुन और ब्रिटिश ने 65 to 70% का टैक्स इंक्लूड कर रखा था। तो उन्होंने देखा कि इस नमक को तो हर वर्ग के लोग यूज करते हैं, तो गांधी जी ने इसको एक अवसर के रूप में लिया कि हम एक बड़ा प्रोटेस्ट चाहते हैं ताकि अंग्रेजों को यहाँ से भगा सके। तो उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत करी साबरमती आश्रम से दांडी तक, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस था 390 किलोमीटर था, या फिर 240 माइल्स कह सकते हो आप, क्योंकि 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो इनके साथ 78 फॉलोअर्स गए थे और इनमें से एक जो ब्रिटिश फॉलोअर्स था वो वेब मिलर था, ठीक है। तो धीरे धीरे इनकी जो फॉलोअर्स की संख्या थी वो बढ़ते जा रही थी, क्योंकि जहां पे स्टे कर रहे थे लोग इनसे जुड़ते चले जा रहे थे और करीबन 50 to 60,000 लोग इनसे कनेक्ट हो गए थे और सब व्हाइट क्लॉथ्स में आगे बढ़ रहे थे। तो इसलिए इसको व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा गया दांडी मार्च को। तो ये जैसी दांडी पहुंचते हैं, ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक हैंडफुल बनाया सॉल्ट का और सॉल्ट को ब्रेक करा। तो यहाँ से ये दांडी मार्च की इन्होंने शुरुआत को खत्म करा था। अब ये क्या होता है कि अब गांधी जी देखते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरे आंदोलन की घोषणा कर दी। तभी जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने सजेस्ट करा लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन उस टाइम हमारे गवर्नर जनरल थे 1926 से 1931 तक, कि आप एक बार इनको क्या करिए, बात करिए। तो उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, 1930 को फर्स्ट, 31 सेकंड और 1932 को थर्ड, तीनों लंदन में आयोजित किए गए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या था कि जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे वो पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने, और बाकी सभी डेलीगेट्स आए थे, ब्रिटिश के डेलीगेट्स थे, मुस्लिम लीग के थे, अनटचेबल से भीमराव अम्बेडकर जी आए थे। तो बहुत सारे अलग अलग डेलीगेट्स वहां पे आए थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई नहीं गया। इसलिए फर्स्ट टेबल जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो इनवैलिड गया, मतलब उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब लॉर्ड इरविन ने सोचा कि अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई लीडर नहीं ला पाते हैं तो ये थोड़ी सी क्या होगी, हमारी हार होगी। तब उन्होंने एक पैक्ट साइन करा गांधी जी से मिलकर, जिसे कहा गया लॉर्ड इरविन पैक्ट। तो अब गांधी जी थोड़े से सहमत हो गए कि चलिए देखते हैं क्या है कॉन्फ्रेंस में। तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और आपका जो इरविन पैक्ट आया था वो भी 31 को आया। फर्स्ट कब हुआ था, 1930। तो जो 1932 था हमारा, उसमें क्या था कि बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे, इस पर गांधी जी भी गए थे। तो यहाँ पे जो भीमराव अम्बेडकर थे उनके साथ ये डिसेंट हो गए, मतलब कुछ बातों पर एग्री नहीं हो पाए। क्या था कि उनका जो मानना था वो अनटचेबल्स को लीड कर रहे थे, कोई लिबरल पार्टी भी था, मुस्लिम लीग भी थे, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग चीजें थी। तो अनटचेबल्स के लिए लीडर जो थे भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो होना चाहिए वो सिंगल इलेक्टोरेट होना चाहिए। सिंगल इलेक्टोरेट क्या होता है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट क्या होता है, आप समझिए। सिंगल इलेक्टोरेट बोलने का मतलब कि जैसे एक ग्रुप में, एक सोसाइटी में 10 लोग हैं, ठीक है, और जिसमें से 6 मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, बाकी के जो 4 है वो हिंदू समाज के हैं और अलग अलग रिलीजन के हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ज्यादा पार्टी होगी, मतलब अगर मुस्लिम की एग्जांपल हम लें तो 6 में से जो लीडर बनेगा वो मुस्लिम का ही होगा या अनटचेबल्स का होगा, जो भी मतलब मेजोरिटी जिसकी ज्यादा है। और जो बाकी के जो 4 है उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं होगा, और जो 6 है उनको ही वोट देने का अधिकार होगा। तो जो गांधी जी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो फिर बढ़ जाएंगे, फिर विभाजन हो जाएगा, फिर यूनिटी कहाँ रही, इसलिए वो अगेंस्ट में चले गए। तो अब ये सिंगल मेजोरिटी था, तो ये भी जो टेबल कॉन्फ्रेंस था उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है। तो अब क्या होता है, और ये भी निष्फल हो गया। तो उसी बीच गांधी जी ने एक बड़े मूवमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। तो वहां पे जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने तुरंत समझ लिया और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल दिया, ठीक है। और गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में थे। तो और उन्होंने वहां से सुन लिया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इनकी बातों को मान लिया, मतलब एग्री हो गए वो। तो ये काफी इनको बुरा लगा और वहां से उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल कर दिया, जिसे सुनकर जो यहाँ पे इंडियन थे उनको काफी आहत हुई, बुरा लगा कि गांधी जी हमारे लिए इतना दुख झेल रहे हैं। तो बी.आर. अम्बेडकर के प्रति थोड़ा सा लोगों का जो गुस्सा था वो बना रहा। तो इसलिए बी.आर. अम्बेडकर गांधी जी के पास गए और वहां पे एक एक्ट साइन हुआ, एक पैक्ट था, पूना पैक्ट 1933 में। याद रखिएगा किसके बीच, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच। और उसके बाद एग्री हो गए। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी अपने जो उनका डिसीजन था उसको बदला और उन्होंने क्या कहा, वही मतलब कलेक्टेड मेजोरिटी होगी, मतलब सिंगल नहीं था, ठीक है ना, कलेक्शन वे में था। तो वहां पे करीबन 126 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए थे, मेंबर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। अब कोई भी लीडर बन सकता है और कोई भी वोट दे सकता है, मतलब वहां पे जो पार्टी बिलोंग करेंगे। और 1932 को हमारा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था,
उसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं आए थे क्योंकि बहुत सारे लीडर्स तो जेल में ही बंद थे। तो उस टाइम क्या था ना कि जो मुस्लिम लीग से कुछ जो लीडर आए थे उन्होंने एक पैम्पलेट लाया और एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा, चौधरी रहमत अली, और उस पैम्पलेट में सबसे पहले पाकिस्तान वर्ड का जिक्र करा गया था 1933, याद रखिएगा। तो ये चीजें चली। अब 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ये भी इनवैलिड माना गया क्योंकि इसमें भी ब्रिटिश ऑफिसर्स ने डिस्क्रिमिनेट करा था और इंडियन को उतना चांस नहीं दिया था पार्टिसिपेशन के लिए। इसके बाद 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी के बीच में थोड़ा सा डिसेंट हो जाते, किसी बात को लेकर डिसएग्री होते हैं, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दिया। अब हम बात करते हैं 1942 की। सॉरी, 1942 क्या था, आपने अच्छे से सुना होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब यहाँ पे था, गांधी जी ने पूरा मन बना लिया था कि अब अंग्रेजों को हमारे भारत देश से निकालना है। उन्होंने एक नारा दे दिया, करो या मरो, डू एंड डाई, डू और डाई, ताकि अब हमें इनको हटाना है, भगाना है। तो अब पूरे जोश से ये कार्यक्रम चला, लोग मूवमेंट में काफी जुड़े और ये मूवमेंट भी कुछ हद तक सफल रहा ताकि ब्रिटिश में भी बहुत बड़ा प्रेशर बना। और अब बात करते हैं 1945 की। उस टाइम पे क्या था, यूएन, आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी और उन्होंने गांधी जी के जो 2 अक्टूबर उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाने का फैसला करा। अब 1948, 30 जनवरी 1948, ये जो दिन था, इवनिंग, शाम का समय था और गांधी जी इवनिंग संध्या के लिए, प्रेयर के लिए बिरला हाउस जा रहे थे। बिरला हाउस में इवनिंग प्रेयर के लिए जा रहे थे, तभी आरएसएस के मेंबर नाथूराम गोडसे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी 1948 और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये हमने देखा मॉडर्न हिस्ट्री का गांधी एरा। तो होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बेसिकली आप इन चीजों के फैक्ट्स को समझिए, प्लस स्टोरी वाइज इसको रिलेट करो, तब क्या होगा, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। और इससे करीबन हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही, और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता ही आता, चाहे यूपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और हमारा गांधी एरा आज कंप्लीट होता है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। आप लाइक शेयर आपने बहुत करा, इससे मुझे काफी खुशी मिली। अब मैं जो टॉपिक लेकर आता हूँ ना, इसका 2 बेनिफिट है। पहला कि आपका अच्छे से रिवाइज कराऊं और आप जब भी इस बात को पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ो और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।